हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। आप सभी अच्छे से वीडियोस को लाइक व्यू दे रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे। और हमारे वीडियोस को ऐसे ही नए नए लेक्चर्स हमारी फैकल्टी के थ्रू लेने के लिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करते रहें। तो 11th आज हमारा जो चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो एक लंबे समय से हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें डेप्थ में पढ़ना था सेल के बारे में, हमें साइटोलॉजी की स्टडी करनी थी कि साइटोलॉजी क्या थी, और हम काफी हद तक जान चुके हैं एक सेल के बारे में। और अगर आप स्किप कर जाते होंगे ब्रेन से, तो वीडियोस को डाउनलोड करके देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर की हर एक डेप्थ मिलेगी देखने को, और सेल के हर एक टॉपिक से आप रूबरू हो पाएंगे। तो सेल जो कि हमारे लाइफ की यूनिट थी, उस सेल के बारे में हमने उसका केमिकल कंपोजिशन जाना, उसके पार्ट को जाना, कैसे हमारा सेल कितने पार्ट्स को बियर करता है, जहां पर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नाम की चीज हुआ करती थी, जहां पर प्रोटोप्लाज्म नाम का चीज हुआ करता था, हमने उन सब चीजों को जाना। हमने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में जाना, जहां पर गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे थे। आफ्टर दैट हमने नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जाना, जहां पे राइबोसोम जैसे ऑर्गेनिजम्स भी थे। एंड हमने उस टॉपिक के बाद सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल के बारे में जाना। इस तरीके से सेल की हर एक जांच पड़ताल के बाद हम पहुंचे अब एक बॉस के पास, जो कि पूरे सेल का राजा है, और वो है हमारा न्यूक्लियस। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के, और साथ ही साथ हमारे सेल में मौजूद कुछ टाइनी स्ट्रक्चर्स के, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। ओके, तो न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज आज हमारे इस टॉपिक का एक विषय है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में टॉपिक न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज के पास। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करें तो मैं आपको एक कुछ अपने स्टाइल में न्यूक्लियस के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे चीज़ें आगे आपको एनसीईआरटी समझने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस हमारे एक सेल का, मान लीजिए एक हमारी सेल है, हमारे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्लांट सेल में एक कॉर्नर पे मिलेगा आपको। प्लांट सेल में न्यूक्लियस एक कॉर्नर पे मौजूद होगा, जबकि अगर बात करेंगे हम एक एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में लगभग सेंटर में पाया जाता है। ये हमारी प्लांट सेल है। ये आइडेंटिफिकेशन का एक बड़ा तरीका है। प्लांट है, प्लांट सेल है, और ये आपकी एनिमल सेल है। प्लांट सेल में जो हमारे न्यूक्लियस की लोकेशन है, वो न्यूक्लियस हमारा कॉर्नर पे मिलेगा, बिकॉज को मैंने पढ़ाया हुआ है, वैक्यूल्स नाम का एक ऑर्गेनल्स हमारे न्यूक्लियस को वन साइड पे फोर्स कर देता है, जिसका वो कॉर्नर पे चला जाता है। एनिमल सेल में हमारा न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, बिकॉज वैक्यूल्स के नंबर बहुत कम पाए जाते हैं या फिर पाए ही नहीं जाते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी एनवलप से कवर्ड है, यानी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है हमारा न्यूक्लियस। हमारा न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है। और इस न्यूक्लियस को इतनी इंपॉर्टेंट क्यों दी जाती है? क्योंकि उस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है हमारा डीएनए, जो क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ता है। तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जहां हम खासकर इसको डीएनए नाम देते हैं। इस जेनेटिक मटेरियल
से ही पूरे सेल को कमांड दी जाती है, पूरे सेल को एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए न्यूक्लियस हमारा इतना खास है। तो 18th सेंचुरी में न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक महान वैज्ञानिक ने करी। रॉबर्ट ब्राउन, बड़े सोचने की बात है कि सेल की डिस्कवरी, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, उसके डिस्कवरर हमारे थे रॉबर्ट हुक, और यहाँ पर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करी वो हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने करी। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि सेल में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। तो ये न्यूक्लियस का एक जनरल व्यू मैंने दिया आपको कि न्यूक्लियस की लोकेशन प्लांट और एनी सेल में है कहां पर, साथ ही साथ एक न्यूक्लियस के अंदर उसका क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यहाँ पर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और मैंने आपको पढ़ाया है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, आरएनए से कोई प्रोटीन बनाई जाएगी, आरएनए से कोई प्रोटीन बनाई जाएगी, और प्रोटीन से एक कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा वो सेल खुद से कोई भी कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर पाएंगी, बस वो बन गई हैं, जितना उनका समय है, जो चीज कैरी करना है वो कैरी करेंगी, एंड आफ्टर सम टाइम दे विल डाई। वो उनका कोई अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो बनेंगी मरेंगी। जबकि हमारी कुछ सेल्स हैं, जो बॉडी की हमारी सेल्स हैं, इन सेल्स में डिवीजन चलता रहता है, बिकॉज वहां पे न्यूक्लियस मौजूद रहता है। ऐसे अगर हम बात करें जिस सेल में हमारी बॉडी में डीएनए नहीं होता है, एक एनिमल सेल में, तो वो खासकर हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। आरबीसीज में हमारे न्यूक्लियस मैच्योरेशन के बाद खत्म हो जाता है। शायद ये कारण है कि आरबीसी डिवाइड नहीं करती हैं, आरबीसी का आपका खुद का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। क्लियर? चलिए इसी हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने जा रहे हैं। आइए चलते हैं एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी में जब हम आते हैं तो एक न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, और हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, काफी स्माइल देते हुए। रॉबर्ट ब्राउन काफी अच्छी डिस्कवरी करी तो खुशी तो बनती है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया 18th सेंचुरी यानी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने दिया हमें न्यूक्लियस का पता। The material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, देखिए ये ऐसे न्यूक्लियस नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सबको दिख जा रहा, फिर तो आप भी रॉबर्ट ब्राउन हो जाते हैं, है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्रोमैटिन नाम के एक डाई का यूज किया था। डाई क्या होता है, आप जब स्कूल में अपने प्रैक्टिकल करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, या सेल को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक कलर का यूज करते हैं, हम एक स्टेन का यूज करते हैं, और उस स्टेन को यहाँ पर डाई बोला जा रहा है। क्लियर? तो जो डाई यूज किया गया, जो स्टेन यूज किया गया, वो स्टेन हमारा क्रोमैटिन नाम का था, जिसे फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। इस क्रोमैटिन के कारण ही क्रोमैटिन फाइबर्स बोले जाते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। क्रोमैटिन के कारण ही क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमैटिन फाइबर्स बोला जाता है। तो क्रोमैटिन एक डाई थी, एक कलर था, एक स्टेन था। नॉर्मली अ सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। नॉर्मल कंडीशन में एक सेल में एक न्यूक्लियस मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पर मोर देन वन न्यूक्लियस भी मिलेंगे। हमारी बहुत सारी फंजाई आपने पढ़ा हुआ है जहां पर कई सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं फंजाई के हाइफी में। ओके, ये कह रहा है सम mature cells lack nucleus, example mammalian RBC and sieve tube cells of vascular plant। मैंने पहले बताया कि मैच्योर होने पे हमारी आरबीसी में जो न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट हो जाता है। क्यों होता है ये आपका अगले टॉपिक में बताए जाएंगे। डिजेनरेट हो जाता है, साथ ही साथ सिव ट्यूब जो हमारी सेल्स होती है वहां पर भी नहीं पाया जाता हमारा न्यूक्लियस। अब जब तो न्यूक्लियस की एक जनरल नॉलेज हो गई, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, क्रोमैटिन नाम के डाई से उसको स्टेन किया है, एंड फ्लेमिंग ने वो डाई के बारे में बताया, एंड कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होगा, लाइक दैट आरबीसी, है ना। ये तो जनरल नॉलेज थी। अब जब आपसे बात करती है इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर जब आप डिफाइन करेंगे तो सारे के सारे स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। अगर आपको बात करें तो एक न्यूक्लियस को ये ट्रांसफर सेक्शन किया गया है, एक न्यूक्लियस को दिखाने के लिए आपको दिखाया गया। देखिए न्यूक्लियस होता है कैसे। फिर भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं इसके
सोल्यूशन देता हूँ, मैं खुद न्यूक्लियस आपको दिखाता हूँ बना करके, देखिए कैसे ड्रॉ करना है। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर लाइक दैट, स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड कुछ पॉइंट में इरेज करेंगे इसको, और थोड़ा सा ओके, और थोड़ा सा और थोड़ा सा ओके। अब इसी स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करते हैं ऐसे करके, ऐसे ले लेंगे। टेक्निक मैं आपको डायग्राम बनाने की भी दूंगा, ऐसे ड्रॉ करना है, ये ऐसे लेंगे, ये ऐसे ले जाइए, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस पे ऐसे करेंगे, ये ऐसे एंड यहाँ पे ऐसे कट कर लिए, ये ले गए, ये ले गए एंड यहाँ पे अंदर हम इसके अपना क्रोमैटिन फाइबर फिल कर देते हैं, क्रोमैटिन फाइबर, ये हमारा क्रोमैटिन फाइबर, साथ ही साथ हमारा न्यूक्लियोलस, ये हमारा न्यूक्लियोलस हो गया। अब हम इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कुछ डॉट बनाएंगे, और डॉट बनाते ही आपके समझ में आ गया होगा कि डॉट क्या शो कर रहे हैं। ये डॉट शो कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो ये हमारा हो गया RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस पे आ जाए तो न्यूक्लियस में जो ये आपकी सराउंडिंग मेम्ब्रेन है, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये गैप मिल रहा है आपको, गैप, इन गैप को बोलेंगे न्यूक्लियोपोर, इन गैप को न्यूक्लियोपोर। एंड ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अंदर न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस अंदर एक डेंस लिक्विड फिल होगा, मैं फिल करके दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक लिक्विड में फिल है अंदर, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म फिल होता है, ऐसे ही हमारा जो फिल है वो है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, okay, and this thread-like structure is called chromatin fiber. Chromatin fiber. This is the electron microscopic structure of nucleus. तो आपको चार चीजें याद रखनी है कि जब हमें न्यूक्लियस को डिफाइन करना है, जब न्यूक्लियस को आपको डिफाइन करना है, जब आप न्यूक्लियस को डिफाइन करेंगे तो न्यूक्लियस में सबसे पहली चीज आएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने आपको हमेशा सिखाया कि जब भी कभी डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा, आप डायग्राम में एक्सटर्नल टू इंटरनल आएंगे, यानी बाहर से अंदर की तरफ, और जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं सबसे पहले एक मेम्ब्रेन को टच करते हैं, और ये जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नॉर्मल मेम्ब्रेन जैसी है, जो प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड से मिलकर के बनी होती है, वही मेम्ब्रेन है। अब आपको सबसे पहले मेम्ब्रेन से रिलेटेड चीजों पे बताना है, तो मेम्ब्रेन से रिलेटेड चीजों में आप क्या बताएंगे, मेम्ब्रेन में कहीं पर मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट होती है, और इस इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन के प्लेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर, बिकॉज इसी न्यूक्लियोपोर से चीजें एक्सचेंज करी जाती हैं। अगर इस आप बोर्ड को सेल मान लें, उसके सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इस सेल को जो भी एक्सचेंज करेगा, इस साइटोप्लाज्म को जो भी देगा, भले वो आरएनए बना के दे रहा हो या कोई भी केमिकल दे रहा है, वो इसी न्यूक्लियोपोर से होगा। तो न्यूक्लियोपोर का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए हमारा न्यूक्लियोपोर होता है। जब आप न्यूक्लियोपोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको एक डेंस लिक्विड मिलता है, प्रोटीनियस। इस लिक्विड को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड फिल होता है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा, सेम ऐसे हमारे
न्यूक्लियस में मौजूद है तो बोल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको एक हाईली डेंस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इस न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है कुछ आरएनए को बनाने में हेल्प करना। आरएनए को बनाने में हेल्प करने का काम भी करता है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियस विद इन न्यूक्लियस माना जाता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस बोला जाता है, क्योंकि ये भी स्फेरिकल शेप में होता है, इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है। तो बोला जाएगा न्यूक्लियस विद इन न्यूक्लियस। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या? न्यूक्लियोलस। तीन स्ट्रक्चर्स को आप डिफाइन कर चुके हैं। अब आता है क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन थ्रेड। ये क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमैटिन थ्रेड है क्या? तो माय डियर, क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमैटिन थ्रेड को अगर जूम करके हम लोग देखें, अगर इसको हम जूम कर दें तो ये हमारा डीएनए होता है। यही हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा डीएनए होता है। और ये डीएनए जो आप देख रहे हैं, ये जब नॉर्मल थ्रेड लाइक कंडीशन पे है, जब से डिवाइड नहीं कर रही है, तो आप इसे बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। बट जब से डिवीजन का टाइम आता है, जब एक सेल से दो सेल बनने का टाइम आता है, ये डीएनए हाईली कंडेंस हो जाता है और हाईली कंडेंस होकर के जिस स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, जिस स्ट्रक्चर को बनाता है, उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, देखिए कितनी बड़ा रहस्य होता है जिस चीज को हम क्रोमोसोम कहते हैं कि मेरे अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, ह्यूमन सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम्स है। वो क्रोमोसोम बेसिकली क्या था? डीएनए का कंपोजिशन था, डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म थी, और डीएनए क्या था? हमारा क्रोमैटिन फाइबर था। बट आपको क्रोमोसोम हर समय अपीयर नहीं होगा, ये सिर्फ तब अपीयर होगा जब सेल डिवाइड करने के टाइम पर पहुंच रही होगी। चलिए, ये रहा मेरी स्टाइल में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ओके, अब आपको लेके चलते हैं एनसीईआरटी। तो डायग्राम एक बार देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपने स्टार्ट करना है कि न्यूक्लियस जो होता है वो 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले सराउंडिंग मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन फास्फोलिपिड की बनी हुई। ये मेम्ब्रेन जिस जगह पे इनकम्प्लीट होती है, उस जगह पे टाइनी पोर होते हैं, और इन पोर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। क्या काम है? तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच एक्सचेंजमेंट करने के लिए ये रास्ते हैं, दरवाजे हैं। न्यूक्लियोपोर के बाद बात करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस लिक्विड फिल होता है, उस डेंस लिक्विड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। जूम करके देखेंगे तो ये क्रोमैटिन फाइबर हमारा डीएनए होता है, और यही क्रोमैटिन फाइबर बहुत कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर के बनाता है क्रोमोसोम। मींस जैसे घर में वायरिंग होती है तो जो वायर होता है वो एक कॉइल के सराउंडिंग है ना, क्वाइड रहता है, तो वो क्या बन गया? कंडेंस फॉर्म बन गया वायर का। ऐसे ही क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म होता है डीएनए का। ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम बनते हैं। ऐसे 23 पेयर क्रोमोसोम बन करके फिर अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं एनसीईआरटी। तो द इंटरफेस न्यूक्लियस कंटेन्स, इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब जब न्यूक्लियस में डिवीजन नहीं हुआ है, अभी न्यूक्लियस डिवीजन के लिए तैयार होगा, अभी नॉर्मल कंडीशन चल रही है, ऐसी कंडीशन में न्यूक्लियस में 4 चीजें पाई जा रही हैं। न्यूक्लियर एनवलप जो मैंने बताया, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मींस न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके, क्रोमैटिन फाइबर एंड न्यूक्लियस। 4 चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। चलिए भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियर एनवलप पे बात करेंगे। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, जैसा कि मैंने बोला डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर दिखाई पड़ रहा है हमको, 2 लेयर्स यहाँ पर मेम्ब्रेन के। स्पेस बिटवीन 10 टू 15 नैनोमीटर के बीच गैप होता है, यानी दो के बीच जो गैप होगा वो 10 टू 50 नैनोमीटर का गैप है, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। यानी दो मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप देख रहे हैं आप, इस गैप को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कर रहे हैं। अगर मैं अपने डायग्राम पे जाऊंगा तो ये देखिए, ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच में जो आप एक गैप देख रहे हैं, ये गैप है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। It is barrier between the materials in the nucleus and cytoplasm। सिंपल सी बात है, बैरियर का तो काम करेगा भाई, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच एक बैरियर है। Other membrane usually continuous with the endoplasmic reticulum, also bears ribosome on it। जब आपको पता है कि कह रहा है कि भाई इसी मेम्ब्रेन से निकले हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, तो देखा डायग्राम में मेरे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर एनवलप से ओरिजिनेट स्ट्रक्चर है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई। न्यूक्लियर एनवलप हैज माइन्यूट पोर्स।
न्यूक्लियर एनवलप बहुत माइन्यूट पोर्स रखता है और उन्हीं माइन्यूट पोर्स को हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इसको और अच्छे समझे तो जब ये स्ट्रक्चर इंटरनल नहीं दिखाई पड़ेगा तो जैसे काला जाम हो गया, काले जाम जैसा है, और उसे पिंच हो करके आप पोर कर दीजिए, वो न्यूक्लियोपोर बन गया। और उसे काले जाम को जो आपने कट किया, कट करने के बाद आप जो देख रहे हैं वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो मैंने जो आपको दिखाया वो इंटरनल स्ट्रक्चर था, वो है क्या? पूरा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर। Here, nuclear envelope has minute pores formed by the fusion of its two membranes. These are the passage for the movement of RNA and protein between nucleus and cytoplasm. कुल मिलाकर के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच जो एक्सचेंजमेंट होगा वो न्यूक्लियोपोर से होगा। क्रोमैटिन एक घना जाल आप देख रहे हैं, न्यूक्लियोलस से रिलेटेड है, कितने भयंकर तरीके से रेटिकुलेट फॉर्म में पाए जा रहे हैं ये हाईली स्ट्रक्चर्स। द नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब डीएनए को और प्रोटीन को जोड़ के बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। इट कंटेन्स डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं इसको, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। ये देखिए जो प्रोटीन्स हैं, जैसे डीएनए आता है तो डीएनए के साथ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये आपको 12th में एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां पे पर्टिकुलर आप ही के लिए वो है, 12th के लिए है, तो वहां पे कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में और आएगी। यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन नहीं देना है कि क्या हिस्टोन प्रोटीन है, क्या न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो आपने इतना याद रखना है कि डीएनए, हिस्टोन, आरएनए और हिस्टोन या विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन के नाम है, घबराने की जरूरत नहीं है। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, ये सारी चीजें मिल करके हमारे क्रोमैटिन यानी हमारे डीएनए का फॉर्मेशन करती हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड करनी हो तो जो जितना भी आप ये बिखरा हुआ क्रोमैटिन फाइबर देख रहे हैं, ये पूरा बिखरा हुआ क्रोमैटिन फाइबर, मैनेज कर दूं, पूरा बिखरा हुआ क्रोमैटिन फाइबर जितने बिखरे हैं ये हाईली कंडेंस होने लगते हैं, क्योंकि भाई अब सेल डिवीजन का टाइम आ रहा है और जब सेल डिवाइड का टाइम आ जाएगा तो हमारे सारे क्रोमैटिन फाइबर को इक्वली अमाउंट में डिवाइड होकर जाना पड़ेगा और यही हमारे क्रोमोसोम का फॉर्म करते हैं। यही तब आप बोलते हैं 23 या 24 क्रोमोसोम्स पेयर में ये कंडेंस फॉर्म होता है हमारे क्रोमैटिन का, और यही क्या बन गया हमारा क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस, वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडीज जो होती हैं उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोलस, जिसे मैं अभी बोल रहा था न्यूक्लियस विद इन न्यूक्लियस, ये वही हमारे न्यूक्लियोलस है। इट कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, इट्स अ साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। जैसा कि मैंने बताया था कि ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है। कौन से आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है? तो राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है इस न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस के बारे में ज्यादा आप इतना ही बात याद रखें कि न्यूक्लियोलस पे बन क्या रहा है, तो वहां पे राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, तो ये तो एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था जिसे आपने जाना, हर एक पार्ट को समझा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फंक्शन क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस क्या है एंड क्रोमैटिन फाइबर्स क्या है। अब हम क्रोमोसोम की बात करेंगे, क्योंकि क्रोमैटिन फाइबर्स को बनाने वाले जो हैं वो एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है हमारी बॉडी का। तो जैसा कि भी मैंने लास्ट उस पे पेज पे दिखाया कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए का कंपोजिशन होता है। अब जब सेल डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एक आप रूम में बैठे हैं, रूम में 10-15 लोग बैठे हैं, मैंने आपको एक रोप दे दी, बड़ी सी रोप, काफी लंबी रोप है, मैंने कहा भाई सब लोग इसको इक्वल अमाउंट में बांट लीजिए। तो सिंपल सी यार बात है कि आप रोप को जब बांटने की बात करेंगे तो रोप को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मेजर करके कट करके वो डिवाइड करके आप ले लेंगे। ऐसा तो है नहीं सारे लोग रोप पकड़ खड़े हुए, नहीं मेरी रोप, ऐसा तो डिवाइड होगा नहीं। डिवाइड तब होगा जब वो बड़ा सा फाइबर, बड़ी सी रोप की क्या कर दिए जाए, सेगमेंट कर दिए जाए। तो सेम ऐसे जब आप क्रोमोसोम को या रोप को या क्रोमैटिन फाइबर को कंडेंस करेंगे और कंडेंस करने के बाद उसे छोटे छोटे पार्ट में सेगमेंट कर लेंगे,
तब आपका वो जो फॉर्म बनेगा वो फॉर्म हमारा क्रोमोसोम होगा। तो जो आप क्रोमोसोम देख रहे हैं बेटा ये बोर्ड पे, ये क्रोमोसोम स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही थ्रेड होती है, सिर्फ एक। तरह ध्यान समझिएगा जरा इसको, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस, अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स है क्या? जूम आउट करने पे आपने देखा क्रोमैटिन फाइबर्स हमारे डीएनए। थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ ताकि आपको लगे डीएनए जैसी फीलिंग आए। तो ये आपका डीएनए। अब इतने सारे डीएनए को जब सेल डिवाइड होगी, सेल 1 से 2 बनेगी, 1 से 2 सेल को बनना है, तो जो डीएनए का अमाउंट है वो इक्वल अमाउंट में आना चाहिए, इक्वल अमाउंट में आना चाहिए। इसके लिए जो हमारा क्रोमैटिन फाइबर है कंडेंस होना चालू करता है, कॉइल्ड हो जाएगा, हाईली कॉइल्ड हो जाएगा। तो ये जो हमारा डीएनए है ये कंडेंस होना चालू करेगा। ये हमारा डीएनए कंडेंस होना चाहिए। जब कंडेंस होगा डियर तो ये ऐसे कॉइल होगा। देखिए डीएनए ही है ये, लेकिन कॉइल होता जा रहा है, कॉइल होता जा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, डीएनए का कॉइल्ड स्ट्रक्चर, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, जिसे हमने हिस्टोन प्रोटीन बोला और नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोला, वो भी मौजूद होती हैं, वो प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। ये जो फॉर्म आप देखते हैं ये फॉर्म आपका क्रोमोसोम है, ये आपका फॉर्म क्रोमोसोम है। जैसे कि क्रोमोसोम ये भी देखा गया था, इसको स्टेन किया गया था तो ये कलरफुल दिखाई पड़ रहा था। और क्रोम का जो मतलब होता है कलरफुल, कलरफुल। बायो में क्रोम कलरफुल चीजों के लिए यूज किया था, सोमा मतलब बॉडी से लिया था, यानी कुछ कलरफुल बॉडीज दिखाई पड़ी सेल डिवीजन के टाइम, तब से इनको नाम पड़ गया क्रोमोसोम, यानी कलरफुल बॉडीज। ओके, अब जब ये बॉडीज बन गई कलरफुल, अभी तो आपने क्या बोला मैंने भी कि अगर आपके एक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं तो हर एक सेल में 23 पेयर जाने चाहिए। मींस हर एक डीएनए को अपने जस्ट कॉपी बनानी पड़ती है, जस्ट अपने जैसी दूसरी कॉपी बनानी पड़ती है। तो जब डीएनए अपनी जैसी दूसरी कॉपी, मैं जरा दूसरे कलर में इसको शो कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, अपनी जैसी दूसरी कॉपी बना रहा होता है, जिसे हम डीएनए डुप्लीकेशन कहते हैं, दूसरी कॉपी बना रहा होता है, तब आपको डीएनए, आपका क्रोमोसोम आपको एक्स फॉर्म में दिखाई देता है। अब आप यही क्रोमोसोम को एक्स फॉर्म में देखते हैं। अपने ही जैसे हमारे क्रोमोसोम ने एक दूसरे क्रोमोसोम को फॉर्म कर दिया, अपने जैसे डीएनए को दूसरे जैसे डीएनए में फॉर्म कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है, अब 2 डीएनए जो बन गए, इसमें हर एक डीएनए को हम बोलते हैं क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। ये हमारा बन गया क्रोमैटिड, जो हमारा डीएनए है। अब देखिए सब कुछ डीएनए ही है, लेकिन अब जब हम डीएनए को कंडेंस हो गया क्रोमोसोम बोल रहे हैं, तो उस क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए से 2 डीएनए जो बन रहा है, जिसे हम डुप्लीकेशन कह रहे हैं, वही डीएनए है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है, तो अब हमने उसको डीएनए ना बोल करके क्रोमैटिड नाम दे दिया, पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम नाम दे दिया। जिस प्लेस पे 2 क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस जगह पे कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उन प्रोटीन्स को काइनेटोकोर कहते हैं, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर कहते हैं उस प्रोटीन्स को, और उस प्लेस को जहां पर जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट्रोसोम नाम की एक चीज थी जो पाई जा रही थी हमारे सेंट्रियोल में, और यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है, यानी क्रोमोसोम का वो जगह है जहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़े हैं अभी, वो प्लेस आपका सेंट्रोमियर है। उस प्लेस पे जो प्रोटीन पाई जा रही है वो काइनेटोकोर जोड़े रखने का काम करती है। ये दोनों हमारे हो गए क्रोमैटिड, दोनों एक ही क्रोमोसोम में क्रोमैटिड है, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, तो ये था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। चलिए आ जाते हैं फिर से एनसीईआरटी पे। चीज वही दी गई है, यहाँ पर काइनेटोकोर वो प्रोटीन्स हैं जो उनको पकड़ के रखे हुए हैं, और ये वो प्लेस जहाँ पे जुड़े हुए हैं, उस प्लेस को हम सेंट्रोमेरिक या सेंट्रोमियर, आप याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम सेंट्रोमियर कहेंगे। तो प्रोटीन काइनेटोकोर है, जिस जगह पे जुड़े हैं वो
जुड़ने का पॉइंट सेंट्रोमियर है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन called centromere on the sites in which the disc shaped structure called kinetochore। तो यहाँ पे kinetochore पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो चीजें बताई आपको वो सारी चीजें एनसीईआरटी की बोल रही हैं यहाँ पर, या मैं एनसीईआरटी जैसा बोल रहा हूँ, दोनों चीजें कॉमन सी हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब हम पहुंचते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बिहाफ पे सेंट्रोमियर कहाँ पाया जा रहा है, अभी बीच में कहीं मिल रहा है, कहीं सेंट्रोमियर एपिकल साइड पे मिल रहा है, कहीं मिडिल से जस्ट ऊपर मिल रहा है, मिडिल से जस्ट नीचे मिल रहा है। तो इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बिहाफ पे 4 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। 4 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर। फर्स्ट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो अब देखिए मैं इन पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक टेक्निक देता हूं। सबसे पहले आप जाइए टॉप पे, ये टॉप है, ठीक है। अगर मैं एक लेंथ पूरी ले लेता हूं ऐसे, तो इस लेंथ का मिडिल ये होगा, ओके, ये टॉप हो गया, क्लियर। टॉप के जस्ट बगल में जो पॉइंट है इसे नाम देते हैं एक्रो, यानी ना ऊंचाई पे है ना बीच में है, दोनों के बीच में, तो वो एक्रो पोजीशन होती है। और मिडिल के जस्ट नीचे जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं सब मिडिल। टोपी आप पहनते सर पे हैं, टोपी सेंट्रोमियर बता रहा है। सेंट्रोमियर अगर एपिकल पार्ट पे है तो आप बोलेंगे क्या, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक टोपी याद रखिए। टर्मिनल सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर टर्मिनल पे मिल रहा है, टीलोसेंट्रिक हो गया। अभी सेंट्रोमियर मिडिल पे होगा, जस्ट मिडिल पे, आपकी बॉडी की मिडिल पे कैप लगी है, तो हो जाएगा मेटासेंट्रिक। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटासेंट्रिक। सबसे पहले आप टॉप पे जाएंगे, टॉप से ही टीलोमियर आ जाएगा, जस्ट मिडिल में आएंगे तो मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज नियर टू वन एंड फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। एक शॉर्टर आर्म बन रहा है और एक लॉन्गर आर्म बन रहा है। देखिए ये एक शॉर्टर आर्म बन रहा है, एक लॉन्गर आर्म। जब किसी क्रोमोसोम को देखने पे एक छोटा आर्म दिखाई पड़े, बड़ा आर्म दिखाई पड़े, तो आप बोलेंगे इसे सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि ना सेंट्रोमियर बीच में सेंट्रोमियर नहीं है, थोड़ा सा खिसक गया, जिसका एक बॉडी आपकी स्मॉल बन गई है, एक बॉडी क्या बन गई आपकी, बड़ी बन गई है। एंड ये देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में है पूरे क्रोमोसोम के, तो ये बन जाता है मेटासेंट्रिक। इस तरीके से 4 हुए। अगर टॉप पे है सेंट्रोमियर, जहां पे जुड़ना है वो टॉप पे है टीलोसेंट्रिक, मिडिल पे है मेटासेंट्रिक, टॉप से नीचे है थोड़ा एक्रोसेंट्रिक, मिडिल से नीचे है थोड़ा सब मेटासेंट्रिक। इस तरीके से करके आप 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को समझ सकते हैं। सम क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। जहां पर सेंट्रोमियर मिलते हैं उसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। सिकुड़ना, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये सिकुड़ रहा है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा अगर कहीं और कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, देखिए ये कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ऐसे कंस्ट्रक्शन दिखने पर ये जो स्ट्रक्चर निकलता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है क्रोमोसोम को, इसे हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो some chromosomes have non-staining secondary construction at a constant location, it is called satellite। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सैटेलाइट क्या होता है। ये तो स्पेस वाला सैटेलाइट मत समझिएगा, ये सैटेलाइट क्रोमोसोम के लिए होते हैं, और जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट मौजूद है यानी नॉन स्टेनिंग पार्ट मौजूद है, उन्हें हम सैट क्रोमोसोम कहते हैं, सैट क्रोमोसोम। ओके, तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। हमने क्रोमोसोम को जाना एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को भी जान लिया। आइए बात करते हैं, छोटा सा पार्ट बचा है माइक्रोबॉडीज। तो माइक्रोबॉडीज क्या है? दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन देखिए भाई, लिपिड की बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जहाँ जो कुछ एंजाइम बियर्स करते हैं, इनको हम माइक्रो मतलब बहुत छोटा हो गया, बॉडी मतलब छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन्हें हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं। ओके गाइस, तो माइक्रोबॉडीज के बाद हमारी चर्चा नहीं खत्म होती है, क्योंकि हमारा चैप्टर भी यही खत्म होता है। तो हमने एक सफर तय किया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, जहां पर आज हमारा टॉपिक था हमारा न्यूक्लियस,
जहाँ इसके न्यूक्लियस के 4 पार्ट हुआ करते थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस। एंड हमने क्रोमैटिन फाइबर को भी आज समझा, जो हमें 9th 10th में पढ़ाया गया क्रोमैटिन फाइबर। वो क्रोमैटिन फाइबर बेसिकली हमारा डीएनए होता था। मैंने उसको डीएनए का कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम बताया आपको, और क्रोमोसोम के टाइप्स भी बताया ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, वीडियो को अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।